ओके जी। एसी बिल्कुल ऑन होने चाहिए। एमसीक्यूज के लिए तो खास तौर पे एसी की ज़रूरत है। करवाओ यार। पेज 317। विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स। इन दो में से कौन से, इन चार में से कौन से दो ऐसे हैं जो नॉन एडजस्टिंग है। पेज नहीं मिलेगा कभी भी, रहने दें। आप लोगों ने इतनी देर में ऑप्शंस पढ़ ली होंगी। डायरेक्टर्स अप्रूव्ड द प्लान टू क्लोज डाउन द मेजर सेगमेंट बिफोर ईयर एंड। भाईजान अप्रूवल इस दिन हो गई है, बट कम्युनिकेटेड आफ्टर ईयर एंड। अब ये कंफ्यूजिंग लाइन हो सकती है आपके लिए कि यार पहले हालात एग्जिस्ट कर रहे थे। नहीं नहीं, इसमें क्लियरली IAS 37 भी कहता है कि ऑब्लिगेशन तब तक रिकॉर्ड हो नहीं सकती जब तक क्या ना हो जाए। तो इसमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पहले प्लान बना लिया है, कम्युनिकेशन ही ऑब्लिगेशन क्रिएट करेगी। तो डेट्स वाई इट इज़ अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट। आप रीस्ट्रक्चरिंग की एंट्रीज नहीं करेंगे हमारे साथ। दोबारा पढ़ें। डायरेक्टर्स ने अप्रूव कर दिया कि मेजर सेगमेंट बंद करेंगे बिफोर ईयर एंड, बट अनाउंस्ड आफ्टर ईयर एंड। अब दिखने में आपको शायद लगेगा कि हालात पहले चल रहे थे। भाई ये एक ऐसी चीज़ है जिसका ताल्लुक ही कम्युनिकेशन से है। कम्युनिकेशन के बगैर ये लाइबिलिटी रिकॉर्ड नहीं हो सकती, इसलिए डेट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज नॉन एडजस्टिंग इवेंट। अ कंपनी मेड एन आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का मतलब होता है सड़क पे खड़े ही बंदे से एग्री कर लिया, या कोर्ट में जाए बगैर बंदे से कहा चल यार कोर्ट में जाना बंद करें, मुका करते हैं। अ कंपनी मेड आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट, इसी को फर्क नहीं पड़ता आउट ऑफ कोर्ट लफ्ज़ से। विद अ कस्टमर आफ्टर ईयर एंड, मेड सेटलमेंट आफ्टर ईयर एंड फॉर डिफेक्टिव प्रोडक्ट सोल्ड बिफोर ईयर एंड। ये तो ऑब्वियसली एडजस्टिंग इवेंट है। तो उसने हमसे पूछे नॉन एडजस्टिंग। डिस्कवरी आफ्टर ईयर एंड which shows that financial statements are incorrect। हमारे साल की सारी सी बात है। डिस्कवरी आफ्टर ईयर एंड ऑफ व्हाट, ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, तो ऑब्वियसली इट इज एन एडजस्टिंग इवेंट। चेंज इन टैक्स रेट आफ्टर ईयर एंड, चेंज इन टैक्स रेट आफ्टर ईयर एंड, ये आज जो क्लास में पढ़ाया था, तो डेट इज अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट। विच टू ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। कौन से दो इवेंट्स जो बैलेंस शीट डेट के बाद हों वुड नॉर्मली रिक्वायर एडजस्टमेंट। मतलब ये है ना, एडजस्टिंग पूछ रहा है, एडजस्टिंग पूछ रहा है। वुड नॉर्मली रिक्वायर एडजस्टमेंट इन द अमाउंट्स रिकॉर्डेड इन बैलेंस शीट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। डिटर्मिनेशन आफ्टर बैलेंस शीट डेट ऑफ एसेट परचेज्ड बिफोर बैलेंस शीट डेट। ये तो वाज़े एग्जांपल्स में पढ़ा था हमने, ये एडजस्टिंग की एग्जांपल्स में है। तो डेट इज एन, टिक करेंगे इसको, पढ़ने दे। अनाउंसमेंट ऑफ चेंज इन टैक्स रेट, ये अनाउंसमेंट कब हुई है भाईजान, ऊपर से मिला के पढ़ें भाईजान। एडजस्टमेंट आफ्टर बैलेंस शीट डेट या अनाउंसमेंट आफ्टर बैलेंस शीट डेट, तो डेट इज अ नॉन एडजस्टिंग, इसको टिक ना करें। डिक्लेरेशन आफ्टर बैलेंस शीट डेट ऑफ ऑर्डिनरी डिविडेंड, तो ये तो फाइनल डिविडेंड होगा, फिर ये फाइनल डिविडेंड होगा, ये हमारे साथ एडजस्ट नहीं होगा। डिस्क्लोजर तो उसने पूछे नहीं, बस एडजस्टमेंट पूछी है, तो ये नॉन एडजस्टिंग। बैंकरप्सी ऑफ अ कस्टमर आफ्टर ईयर एंड विद अमाउंट रिसीवेबल एट ईयर एंड। डेटर के बारे में मैंने कहा था अगर सवाल खामोश हो तो एज्यूम करेंगे
कि ये एडजस्टिंग इवेंट है, क्योंकि अगर साल से पहले भी आप चले जाते तो इसके यही हालात थे। तो डेट इज एन एडजस्टिंग इवेंट। यकम अक्टूबर 13 को एक्स लिमिटेड ने ड्रिलिंग शुरू कर दी है इन एन अंडर सी ऑयल फील्ड। द एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल कॉजेज डैमेज टू सी बेड विच हैज़ रिस्टोरेटिव कॉस्ट ऑफ 10,000 पर एनम per million barrel of oil. X Limited extracted 250 million barrels of oil in the year ended 30 September 14. X Limited is also required to dismantle the equipment at end of its 5-year life. This has an estimated cost of 30 million. X Limited interest rate is 8%. इसको काट दें, ये डिस्काउंटिंग का एक आसान तरीका वो बता रहा है, लेकिन हम नॉर्मल अपने जिस तरीके से डिस्काउंटिंग करते हैं वही करेंगे। हम अपने नॉर्मल तरीके से डिस्काउंटिंग करेंगे। ये डिस्काउंट फैक्टर हमें दे रहा है, इसको छोड़ें। अच्छा, मुझे ये बताएं सबसे पहले कि यकम अक्टूबर 13 पर रिक्वायरमेंट है व्हाट इज़ द टोटल प्रोविजन विच एक्स लिमिटेड वुड रिपोर्ट इन इट्स बैलेंस शीट एट 30 सितंबर 14 इन रिस्पेक्ट ऑफ इट्स ऑयल ऑपरेशंस। तो यकम अक्टूबर 13 को एक्स लिमिटेड ने कमेंसमेंट शुरू कर दी है ड्रिलिंग ऑफ ऑयल, ड्रिल करना शुरू कर दिया ऑयल। एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल कॉजेज डैमेज टू सी बेड। ये देग नहीं है, देग के लिए खुदाई नहीं की, ये प्लेटों की वजह से गंद फैल रहा है। द एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल कॉजेज डैमेज। अगर ऑयल नहीं निकालेंगे तो ये डैमेज नहीं होगा, अगर ऑयल निकाल लेंगे तो ये डैमेज होगा। विच हैज़ अ रिस्टोरेटिव कॉस्ट इग्नोरिंग डिस्काउंट, इग्नोर डिस्काउंटिंग, कहते डिस्काउंटिंग इस पर ना करो, चलो नहीं करते। विच हैज़ अ रिस्टोरेटिव कॉस्ट ऑफ 10,000 पर मिलियन बैरल्स। 1 मिलियन बैरल के 10,000 रुपया खर्चा आएगा। एक्स लिमिटेड एस्टेटेड 250 मिलियन बैरल ऑयल। अब आप मुझे बता दें पूरे एक साल में आपने कितने मिलियन बैरल ऑयल निकाला। बैरल एक क्वांटिटी है, 250 मिलियन किलो कर लें आपने निकाला। पर मिलियन कितना खर्चा आने, हमारे मिलियन 250। तो अब इसको कैसे करेंगे, ₹10,000 इंटू 250 मिलियन। अब आप मुझे ये बता दें ये 250 मिलियन बैरल ऑयल है। मैं सवाल चलाना चाह रहा हूं रुपीज इन मिलियन में। अब आप 10,000 को डायरेक्ट 250 से मल्टीप्लाई करते तो भी हमारा काम चल जाना था। अगर आप 10,000 को 250 मिलियन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जवाब रुपीस में आएगा। इसको बाद में 1 मिलियन से डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इसको वैसे ही 250 मिलियन कर दें तो भी ठीक है। 250 मिलियन। अच्छा जी, अब मुझे बताएं 250 मिलियन को मल्टीप्लाई करें 10,000 से, जो भी जवाब आ रहा है उसको डिवाइड करें 1 मिलियन से। 25000000। नो व्हाट इज दिस, रुपीज इन मिलियन। ये नहीं यार, ज़्यादा हो गया ये तो, ठीक है हाँ। अच्छा आगे चलें जी। नेक्स्ट, एक्स लिमिटेड इज ऑल्सो, अच्छा ओ पर बैरल नहीं है भाई, पर मिलियन बैरल है। पर मिलियन बैरल, पर 1 मिलियन बैरल के ऊपर कितना खर्चा आना है, 10,000। ये पर मिलियन बैरल है या पर बैरल है, बोलें बोलें बोलें, पर मिलियन। 1 मिलियन बैरल पे कितना खर्चा आने। अब आप मुझे बता दें 1 मिलियन बैरल अगर मैं निकालूंगा तो मेरा कितना खर्चा आएगा पाक रुपीज में, 10,000। मैंने कितने मिलियन बैरल निकाले हैं, तो मेरे ख्याल से अब बस 250 लिख देना मेरे लिए काफ़ी है। 250 मिलियन बैरल्स मैंने निकाले हैं। अब 10,000 को 250 से ज़रब देंगे तो ये रुपीस में ही फिगर्स आएंगी, क्योंकि 250 मिलियन बैरल हमने यूज़ कर लिया। अब अगर आप 10,000 को 250 से ज़रब दें, जवाब बताएं। 10,000 को आप 250 से ज़रब दें तो 10,000 को जब आप 250 से ज़रब दें तो जवाब बताएं 2.5 मिलियन। इस जो भी जवाब आ रहा है इसका कैलकुलेटर के ऊपर इसको आपको मिलियन से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जवाब बता दें क्या आया, ₹2.5 मिलियन। ओके नेक्स्ट,
इसके बाद एक्स लिमिटेड इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू डिसमेंटल द ड्रिलिंग इक्विपमेंट एट एंड ऑफ इट्स 5-year लाइसेंस। दिस इज एस्टिमेटेड एट 30 सितंबर। तो 5 साल बाद कितना खर्चा है? 30 सितंबर। ये फ्यूचर डिसमेंटलिंग होगी। अच्छा मुझे बताएं, मैं इस लाइबिलिटी को 5 साल पीछे खींच के लाऊं या उसने लाइबिलिटी का बैलेंस पूछा है एज एट 30 सितंबर 14? तो मुझे बता दें 1 अक्टूबर 13 और 30 सितंबर 14 में कितना अरसा गुजर गया? 1 साल। टोटल 5 माइनस 1, तो इसको 4 साल पीछे ले आए। ₹30 मिलियन इंटू रेज़ टू पावर -4, 22.05 मिलियन। तो ये वो टोटल लाइबिलिटी है जो रिकॉर्ड होगी, बोलें किस तारीख पे? 30 सितंबर 14 पे ये टोटल लाइबिलिटी रिकॉर्ड होगी। नोट कर लें। 4 साल इसलिए पीछे लाने कि हमने पहले साल की एंट्रीज करनी है या कैरिंग अमाउंट निकालनी है ईयर एंड पे? कैरिंग अमाउंट निकालनी है ईयर एंड पे। ओके अगला सवाल ये है कि रीस्ट्रक्चरिंग में क्या डालना है क्या नहीं डालना। अल्फा हैज़ ईयर एंड 31 दिसंबर। ईयर एंड से 15-16 दिन पहले डायरेक्टर ने अनाउंस कर दिया तो क्या बन गई? लीगल ऑब्लिगेशन, कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन टू क्लोज एन ऑपरेटिंग यूनिट। सम ऑफ द एम्प्लॉइज करंटली वर्किंग इन यूनिट विल बी ट्रांसफर टू ऑपरेटिंग यूनिट्स विद इन अल्फा। कुछ को दूसरे डिपार्टमेंट ट्रांसफर कर दिया जाएगा। रिडंडेंसी कॉस्ट पार्ट बनेगी रीस्ट्रक्चरिंग का। लीज को टर्मिनेट कराने की कॉस्ट, ये ज़रा पहली दफ़ा लाइन आई, इसको छोड़ें। रीलोकेशन, रीट्रेनिंग नहीं। ये बताएं ज़रा, लीज को टर्मिनेट कराने की कॉस्ट, आपको कौन सा कॉन्सेप्ट याद आ रहा है? लीज ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट। आपको पता है लीज इन इट सेल्फ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। इसको मुझे लग रहा है लीज को टर्मिनेट कराने की ना पेनल्टी ये देना चाह रहे हैं मुझे। लीज को टर्मिनेट कराने की कॉस्ट पेनल्टी होगी ना। लीज टर्मिनेट कराने पे क्या मुझे पड़ेगी? पेनल्टी। और कॉस्ट टू फुलफिल दी है। आपको पता है लीज में कोई भी ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट को उसको कैसे लेते हैं? कॉस्ट टू फुलफिल और कॉस्ट टू कैंसल। इफ आई ऑनर, इफ आई कैंसल। इफ आई ऑनर का डेटा शायद इसलिए नहीं दिया कि उसने जब डिवीजन बंद कर दिया तो एसेट से फ्यूचर में पैसे आने नहीं, और फैक्ट्री के अंदर जब प्रोडक्शन बंद हो जाएगी तो उसने कॉस्ट का डेटा मुझे देना चाहिए था, वो उसने दिया नहीं। तो बहालत मजबूरी में समझ लेता हूं पेनल्टी ही लोअर, तो इसीलिए उसने शायद पेनल्टी की अमाउंट डायरेक्ट दे दी है। तो इट इज अ कॉस्ट जो कि पेनल्टी की आपको देनी पड़ेगी लीज कैंसिल कराने के लिए। इट इज ऑल्सो एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट। और ऊपर वाले की भी एंट्री एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट। इसकी एंट्री होगी एक्सपेंस डेबिट रीस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन क्रेडिट 800 की, और 200 की एंट्री होगी एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन फॉर ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट क्रेडिट। इन दोनों को जमा करेंगे तो 1000 आपका जवाब आ जाएगा। नेक्स्ट, ये मजे का सवाल है। टाइटेनियम इज प्रिपेयरिंग इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर ईयर एंड 30 सितंबर 17। टीएल इज फेसिंग अ नंबर ऑफ लीगल क्लेम्स फ्रॉम इट्स कस्टमर। हमारे खिलाफ केस हुआ है। द टोटल अमाउंट दावा मांगा गया, लोगों ने 35 लाख मांगा है। लॉयर का ख्याल है कि कस्टमर 80% चांस है कि कस्टमर जीत जाएगा। इसका उल्ट मतलब क्या है? 80% चांस है कि हम हार जाएंगे। एक ही बात हुई, उल्ट मतलब नहीं मुझे बोलना चाहिए था, बल्कि सेम मतलब इस बात का क्या है? 80% चांस है हम हार जाएंगे। अकॉर्डिंगली IS 37 की रोशनी में आप बता दें प्रोविजन बैलेंस शीट के अंदर रिकॉर्ड होनी या नहीं होनी? होनी है बिल्कुल। कितने रुपए की? 35 लाख की। लॉयर ने कोई अंदाजा लगाया है या फिर उसकी मुंह मांगी कीमत ही हम ले लें? मुंह मांगी कीमत ले लें, बस खत्म। लॉयर ने कोई अंदाजा नहीं लगाया। तो डिस्क्लोज 80% चांस ऑफ कस्टमर बीइंग सक्सेसफुल। डिस्क्लोज कहां से करना है? ठहरो, लॉयर से डेट कस्टमर हैव एन 80% चांस ऑफ बीइंग सक्सेसफुल। प्रोबेबल है। एक मिनट, ओहो मेरे भाई, वो तो वर्चुअली सर्टन में देखा जाता है, एसेट में। ये तो लाइबिलिटी साइड है। ओके, ये मजे का नहीं था, मैंने समझा कि ये वाला पॉइंट है। पॉइंट 9 मजे का है। 8 ड्यूरिंग द ईयर प्लैटिनम एक्वायर्ड एन आयरन और इससे पिछला 9 मजे का है, पेन अभी मैं पढ़ रहा हूँ। ड्यूरिंग द ईयर प्लैटिनम एक्वायर्ड एन आयरन और माइन एट अ कॉस्ट ऑफ 600 मिलियन। 600 हो गया। इन एडिशन when all the ore is extracted the company will face estimated cost of landscaping the area। साफ करना पड़ेगा दोबारा इलाका। डेट है PV
बात ही खत्म होगी। 600 जमा 200, बस बात सुन। 800 पे एसेट रिकॉर्ड कर दे। एट विच अमाउंट माइन शुड बी रिकॉर्डेड? माइन 800 पे रिकॉर्ड होगी या 200 की पीवी निकालें? 200 खुद पीवी है, 200 खुद पीवी है, तो 800 जमा 200, 600 जमा 200 सॉरी। When all the ore has been extracted, the company will face estimated cost. कंपनी विल फेस, बस हो गया ऑब्लिगेशन फिर ज़रूरी। अब ऑब्वियसली उसने अब MCQ है, डिटेल देनी चाहिए, आप सही कह रहे हो। कैनन इज बीइंग सूड बाय कस्टमर फॉर 20 लाख। कस्टमर ने मुंह खोल के कितना मांगा? 20 लाख। हमारे खिलाफ केस हुआ फॉर ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ओवर अ कैंसल्ड ऑर्डर। हमने उसे वादा किया था कि हाँ मुझे कॉलेज में बुला के पढ़ाएंगे, लेकिन वो आता रहा स्टूडेंट, लेकिन कॉलेज वालों ने उसको पढ़ाया नहीं। CL हैज़ ऑब्टेन्ड अ लीगल ओपिनियन। कॉलेज वालों ने, क्रिसेंट लिमिटेड समझ लेते हैं कैनन की जगह, क्रिसेंट लिमिटेड ऑब्टेन्ड अ लीगल ओपिनियन। लॉयर से मशवरा लिया, लॉयर ने कहा देयर इज ए 20% चांस दैट कॉलेज विल लूज द केस, क्योंकि कैमरे में पता चल गया था बच्चा बारों बार चला जाता है। देयर इज ए 20% चांस है कि केस लूज करेंगे। आगे मत बताएं पॉसिबल है या प्रोबेबल है। देयर इज ए 20% चांस दैट वी विल लूज। पॉसिबल की क्या डिस्क्लोज होती है? कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी। Accordingly, CL has recorded, provided recorded होता है। प्रोवाइडेड का मतलब डिस्क्लोज नहीं होता, प्रोवाइडेड का मतलब लिखें रिकॉर्डेड। प्रोविजन रिकॉर्ड कर दिया, प्रोवाइड कर दिया, प्रोवाइड का मतलब रिकॉर्डेड होगा। अच्छा, इसने निहायत ही कोई ये ना, इसको कहते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स की मत मारना। और इस तरह के MCQ पढ़ के बंदा कहता है ये इतनी बड़ी मोंगी भी लग सकती है। अकाउंटेंट ने पकड़ा 2 मिलियन, उसका 20% लगाया, उसकी एंट्री कर दी। सबर, ये पहली बात खत्म होगी। मुझे बताएं इस 4 लाख की प्रोविजन बननी चाहिए थी, नहीं बननी चाहिए थी? प्रोवाइडेड का मतलब लिखें रिकॉर्डेड। प्रोवाइड उसने एंट्री कर दी, एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट 4 लाख से, ये एंट्री नहीं होनी चाहिए थी। अगला काम, ये डिस्क्लोज होनी चाहिए थी एज अ कॉन्टेंजेंट लाइबिलिटी। द अनरिकवरेबल लीगल कॉस्ट, हाँ अनरिकवरेबल लीगल कॉस्ट। असल में अब ये है कि हमने जब लॉयर को कहा ना कि यार तुम हमें केस लड़के दो, तो उसने कहा तकरीबन मैं ₹1,00,000 लूँगा तुमसे। हमने फिर बच्चे को फ़ोन किया, बच्चे से कहा कि अगर हम केस जीत गए तो फिर ये लाख तेरे से लेंगे। बच्चे ने कहा कभी भी नहीं दूंगा मैं, वैसे मैं केस तुम्हारे खिलाफ निकाल लूँ, बड़ी बात है। ये अनरिकवरेबल है, यह मैं किसी से नहीं ले सकता। ये तो कॉन्सेप्ट पहली दफ़ा आया। आपकी क्या राय है? लॉयर की तरफ फिर लाइबल फील करें या ना करें? करें। केस हारना जीतना अलग बात है, लॉयर को पैसे देने ही देने हैं, तो इसलिए इसकी लाइबिलिटी बुक होगी। दीज हैव नॉट बीन प्रोवाइडेड, इसकी एंट्री नहीं की क्योंकि कोर्ट का फैसला अगले साल आएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोर्ट का फैसला, जज जब मर्जी फैसला सुनाए, वजह क्या बनेगी लॉयर को पैसे देने की? हमारे खिलाफ केस होना। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी डेट शुड बी रिकॉर्डेड इन अबव इंफॉर्मेशन? उसने रेक्टिफिकेशन नहीं पूछी, उसने रेक्टिफिकेशन नहीं पूछी कि रेक्टिफाई करें। रेक्टिफिकेशन अगर पूछता तो फिर मैं कहता 4 लाख को रिवर्स करें, 1 लाख को रिकॉर्ड करें। लेकिन उसने कहा व्हाट इज द प्रोविजन डेट शुड बी मेड, डेट शुड हैव बीन मेड। अच्छी बात, अच्छा सवाल। जितनी कितनी होनी चाहिए थी? बोले 1 लाख, और हो कितनी गई? मुझे ना बताएं, सवाल ने पूछी नहीं, होनी कितनी चाहिए थी, बस ये पूछ रहे 1 लाख। इन रिव्यू ऑफ ईयर एंड 31 मार्च 2015 एंटिटी असिस्टेंट हैज सजेस्टेड द फॉलोइंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स। कहते पुराने एक्सपीरियंस की बेस पे ना 2 लाख की प्रोविजन बना लो, एंट्री करो एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट, क्योंकि कोई ना कोई लाइबिलिटी आ ही जाती है। चुपेड़ मारे बंदा, यार आज लुट मची हुई है, ये क्या बात हुई? अनफोर्सीन लाइबिलिटीज कहते आ जाती हैं, कोई पता नहीं चलता एकदम, जैसे ना कोई खर्चा आ गया घर में, कोई कुछ हो गया, तो कॉलेज वालों को कहते हैं 2 लाख की प्रोविजन बना लो, शायद कुछ हो जाए। चुपेड़, ये इसकी नहीं लाइबिलिटीज भाई। पास्ट इवेंट बताएं। नहीं, इधर पास्ट एक्सपीरियंस, पास्ट इवेंट नहीं है वो, वैसे ही उसका पास्ट का तजर्बा है कि कभी कभी कुछ ना कुछ मसला हो जाता है तो पैसे जरा प्रोविजन बना के रख लो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है अकाउंटिंग में, तजर्बा है उसका, लेकिन तजर्बे में पास्ट इवेंट या इसमें इवेंट क्या हुआ है पास्ट वो बता दें। नहीं ना, अच्छा अगली बात एक और सुन लें आज, ये मुझे याद कराना, मैं दूसरी क्लास में बतानी है, लिखो इधर, ये बात मुझे याद कराना है आपने। भाई लाइबिलिटी में ना हमेशा दूसरी पार्टी इन्वॉल्व होती है। अगर आपको पार्टी का पता ही नहीं तो ये आप किसकी तरफ लाइबिलिटी बुक कर रहे हैं? और कुछ बच्चे कहते हैं वारंटी में तो पार्टी का नहीं पता होता, पार्टी का नहीं पता होता, लेकिन एक रेंज ऑफ ग्रुप तो है ना, 1000 लोगों को मोबाइल बेचे हैं, उन्हीं में से 100 आने हैं ना। तो लाइबिलिटी में याद रखिएगा, ये भी मुझे पता होता है किस पार्टी को पैसे देने हैं, इसमें किसको पैसे देने हैं पता ही नहीं, ऐसी लाइबिलिटीज तो नहीं बुक हो सकती। इसको कहते हैं बोंगी लाइबिलिटी।
अच्छा, विच ऑफ द अबव सजेस्टेड ट्रीटमेंट्स इज परमिटेड बाय IFRS? ये तो परमिशन नहीं है IFRS में। पहले तीसरा पॉइंट पढ़ें, चौथे में भी लिखाइएगा, ये भी परमिशन नहीं है, सॉरी टाइपिंग एरर है। अच्छा, प्रोवाइडिंग 1 million फॉर DTL डेफर टैक्स at 25% relating to 4 million revaluation surplus of property during March 15। हमारी वैसे कोई इंटेंशन नहीं है अभी प्रॉपर्टी को बेचने की। प्रोवाइडिंग 1 million फॉर डेफर टैक्स रिलेटिंग टू 4 million सरप्लस, इसका मतलब है 3 नेट होगा। तो इसमें सरप्लस का कॉलम रिमूव हो जाएगा, एसेट डेबिट, DTL क्रेडिट और सरप्लस इन OCI क्रेडिट। प्रोवाइडिंग 1 million फॉर डेफर टैक्स एट 25% ऑफ 4। वैसे हमारी अभी कोई नीयत नहीं है बेचने की, लेकिन टैक्स वाले तब टैक्स मांगेंगे जब बेचेंगे, कोई मसला नहीं। डेफर टैक्स लायबिलिटी बुक करें, बिल्कुल सही बुक किया आपने, हमें कोई एतराज नहीं है। आपने जो एंट्री की है, हमें कोई, प्रोवाइडिंग मींस एंट्री हो गई है, प्रोवाइडेड एंट्री हो गई है, हमें बिल्कुल कोई एतराज नहीं इस पर, बिल्कुल सही किया आपने। इंटेंशन आपकी सेल करने की ना भी हो तो 15 साल बाद, 20 साल बाद जब कभी सेल करेंगे तब टैक्स वाले इस पर टैक्स मांग लेंगे। ओके जी, इधर देखें जी, मैंने एक एसेट लिया 100 रुपए का, उसको 25 रुपए डेप्रीशिएट किया, सोचा था 25-25 डेप्रीशिएट करूंगा 4 साल में। पहले साल के एंड पर मुझे लगा कि नहीं, इसकी रिमेनिंग लाइफ 2 साल है। अब क्या मैं 25-25 डिप्रिशिएट करूंगा या मैं 2 सालों में इसको फारिग कर दूं? कितना? 75 का आधा 37.5। इस तरह करता हूं ना मैं, ये काउंटिंग सही कर दी है मैंने आपके सामने, बिल्कुल। अब पढ़ लें फिक्रा, वो क्या मशवरा दे रहा है। इसमें ना मेरे ख्याल से वो लाइफ बढ़वा रहा है, तो एग्जाम्पल को थोड़ा मैं बेहतर कर लेता हूँ। फर्ज करें मैंने सोचा था 25-25 डिप्रिशिएट करूँगा, ठीक है। बीवी कितनी है? अब मेरा अंदाज़ा है कि नहीं यार, ये तो मेरे साथ कितने साल रहेगा, ये तो मेरे साल 4 साल और रहेगा, यानी टोटल 5। तो 75 डिवाइडेड बाय 4 8.75। इसको कहते हैं चेंज इन एस्टीमेट। अगर मैं चेंज इन एस्टीमेट ना करता तो 25-25-25-25। अब जब मैंने चेंज इन एस्टीमेट कर लिया है तो याद रखिएगा पुरानी डेप्रिसिएशन रिवर्स नहीं होगी, सिर्फ फ्यूचर डेप्रिसिएशन। मेरे ख्याल से लाइफ बढ़ने से ना डेप्रिसिएशन फिर कम हो जाती है ताकि ज़्यादा सालों में डेप्रिशिएट हो, ठीक है। इस तरह की कोई बात अगर आपने पढ़ी हुई है FR1 में, तो अब मैं फिक्रा पढ़ने लगा हूँ। कहते रिवर्स कर दो पार्शल थोड़ी सी ऑफ अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है? 25। यहां पे खड़े होकर अकमुलेटेड कितनी है? ये तो मैं काट रहा हूं ना, ये तो अल्लाह का शुक्र है रिकॉर्ड ही नहीं की मैंने। यहां पे खड़े होकर अकमुलेटेड कितनी है? 25। कहते हैं इस 25 में से थोड़ी सी रिवर्स कर दो ऑफ दी अकमुलेटेड प्रोविजन। प्रोविजन तो यार पुरानी किताबों में लफ्ज यूज होता था, ICAP नहीं करता यूज, ये गलत लफ्ज है। प्रोविजन का लफ्ज अकमुलेटेड के लिए नहीं है। The partial reversal of accumulated depreciation on an item of plant because the estimate has been increased by 3 years। estimate ये है कि लाइफ बढ़ गई है तो partial reversal कर दो accumulated depreciation की, यानी जो accumulated depreciation तुम्हें नजर आ रही है किताबों में 25 का बैलेंस, ये तो बीवी है, इसको रिवर्स कर दो जाके। ऐसा कोई तस्वुर है या फ्यूचर ईयर्स पे इफेक्ट होगा सिर्फ? तो याद रखिएगा पास्ट की डेप्रिसिएशन रिवर्स नहीं की जाती अनलेस के एरर हो। ये तो चेंज इन एस्टीमेट है। कहाँ? ये तो IAS 8 का सवाल है यार, मैं क्या करूं? या IAS 87 का नहीं है। बिकॉज द एस्टीमेट ऑफ लाइफ हैज बीन इंक्रीज्ड। लाइफ का बढ़ना या कम होना पास्ट की कम्युलेटेड डेप्रिसिएशन को रिवर्स कराता है या फ्यूचर की डेप्रिसिएशन को सेट करवाता है? प्रोस्पेक्टिवली करते हैं।
वो सिर्फ उस साल की अगर अकाउंटेंट ने कर दी हो, वो शायद आप FR1 पढ़े हो, वो ये कॉन्सेप्ट है कि इस साल की अगर अकाउंटेंट ने 25 रुपये रिकॉर्ड कर दिए ना, उसको फिर उल्टा के ये वाली सही वाली रिकॉर्ड कर लो, वो ये कॉन्सेप्ट है। अकमुलेटेड ऑप्शन का बैलेंस को कभी नहीं छेड़ते। अकमुलेटेड ऑप्शन का लफ्ज लिखा है उसने, सारे सालों के ऑप्शन पिछली उल्टाते हैं या सिर्फ करंट और फ्यूचर? करंट और फ्यूचर जी। वो तो हमने समझने के लिए किया था, फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन मैंने लास्ट बोला था। अच्छा जी आगे चलें। ये 7 और 8 आपने कर लेना है, क्योंकि ये 7 और 8 वही है जो पास पेपर में सवाल आया है, वो जो आखिरी 2 हमने सवाल किए हैं, एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग। इसमें कोई नई चीज़ है तो वो मैं देख लेता हूँ। चलें कर लेते हैं यार, 1-2 मिनट और लग जाएंगे। आफ्टर फॉलोइंग इवेंट्स आफ्टर द ईयर एंड इज एन एडजस्टिंग और नॉट? डिस्कवरी ऑफ फ्रॉड आफ्टर द which shows that financial statement are incorrect, ये तो अभी करके आए हैं हम, ये क्या हो जाएगा? एडजस्टिंग इवेंट। अनाउंसमेंट ऑफ अ प्लान आफ्टर ईयर एंड टू डिसकंटिन्यू अ प्लान, नॉन एडजस्टिंग। डिस्ट्रक्शन ऑफ अ मेजर प्रोडक्शन प्लांट बाय फायर आफ्टर द ईयर एंड, नॉन एडजस्टिंग। लोन की रिस्ट्रक्चरिंग क्या होती है, क्या हो सकती है? चलें रेट की भी हो जाती है। आमतौर पे ये होता है लोन की रिस्ट्रक्चरिंग में कि आप लोन में उससे और टाइम मांग लेते हो, यार मुझे इतने साल नहीं इतने साल बाद वापस करना है लोन। लेकिन लोन की रिस्ट्रक्चरिंग हुई कब? रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ अ लोन, तो इट डजंट रिलेट टू सर्कमस्टेंशियल एक्सिस्टेड बैलेंस शीट डेट, नॉन एडजस्टिंग इवेंट। विच टू ऑफ द फॉलोइंग events which occur after the balance sheet date but before financial statements are authorized for issue are classified as adjusting event? Change in tax rate after balance sheet date but will affect our current tax liability. भाई कंफ्यूज ना करो, मैं आफ्टर ईयर एंड अनाउंस हुआ है इसलिए ये नॉन एडजस्टिंग है। मुझे पता है हमारे साल की लाइबिलिटी चेंज होनी है, लेकिन मैं क्या करूं, IAS 10 का बेसिक रूल लगाऊं या अकल लगाऊं? IAS 10 का बेसिक रूल। अनाउंसमेंट कब हुई है? बस नॉन एडजस्टिंग। डिस्कवरी ऑफ फ्रॉड वो तो हो गया, डिटर्मिनेशन ऑफ सेल हो गया, डिस्ट्रक्शन ऑफ ये भी हो गया। ओके इसमें कुछ भी नहीं है पॉइंट 5 में। पॉइंट 4 अभी मैं आपको करा देता हूँ। आयरन लिमिटेड डील्स एक्सटेंसिवली विद फॉरेन एंटिटीज। आयरन लिमिटेड फॉरेन एंटिटीज के साथ एक्सटेंसिवली डील करती है एंड इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिफ्लेक्ट दीज फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शंस। आफ्टर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन डेट, आफ्टर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन डेट, आफ्टर दिस डेट एंड बिफोर ऑथराइजेशन, इस अरसे के दरमियान देयर वर एबनॉर्मल फ्लक्चुएशंस इन फॉरेन करेंसी रेट। एबनॉर्मल का क्या मतलब है? एबनॉर्मल का मतलब डॉलर 120 से 90 पे चला गया है, बहुत एबनॉर्मल है। या डॉलर 120 से 170 पे चला गया है, ये भी एबनॉर्मल है। एबनॉर्मल, ये सारी एबनॉर्मल हैं। नॉर्मल होती है 120 से 121 पे चला गया, 120 से 119 पे आ गया, ये नॉर्मल होती है। एबनॉर्मल फ्लक्चुएशंस आई हैं फॉरेन करेंसी में। वैसे तो मैंने आपको बता दिया हुआ है, इस दिन डॉलर का रेट अगर जो भी है उसी पे रखेंगे, इस दिन डॉलर का रेट बदल भी जाए कोई फ़र्क नहीं हम लाएंगे, ये पता है ना आपको, ये बात तो पता है। बस अब ऐसी कहानी बनाई है। देयर वर एबनॉर्मल फ्लक्चुएशंस, यानी 120 से या 90 पे चला गया या 120 से 170 पे चला गया। एडजस्ट कर दें ईयर एंड बैलेंसेस को, क्योंकि चेंज बाद में हुई है डॉलर में, टू रिफ्लेक्ट द एबनॉर्मल एडवर्स फ्लक्चुएशंस। यार एक मिनट, वैसे ही आपसे सवाल पूछ रहा हूं। फर्ज कर लें मेरे फॉरेन डेटर्स हैं, मेरे फॉरेन डेटर्स हैं, तो एबनॉर्मल तो फ्लक्चुएशन समझ आ गया आपको। एडवर्स एबनॉर्मल कौन सा सिनेरियो बन रहा है दोनों में से? एबनॉर्मल तो दोनों है, एडवर्स एबनॉर्मल, मैंने डेटर से कितने पैसे लेने हैं $1 के बदले 120, अब मुझे कितने देगा? इट इज कॉल्ड एज एडवर्स एबनॉर्मल। एडवर्स क्यों? 30 रुपए कम आएंगे। एबनॉर्मल क्यों? अच्छे खासे कम आएंगे। ये है एडवर्स फेवरेबल,
यार स्टैंडर्ड ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। एडवर्स, एबनॉर्मल, एबनॉर्मल की बजाय एबनॉर्मल, फेवरेबल, भाई किसी भी को एडजस्ट नहीं करना होता। करेंसी का चेंज होना इज अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट। डू नॉट प्लीज एडजस्ट। कहते हैं मेरे ख्याल से ना एडजस्ट कर दो एबनॉर्मल वाली एडवर्स। भाईजान एबनॉर्मल वाली फेवरेबल भी होती ना तो भी हमने एडजस्ट नहीं करनी थी, क्योंकि डॉलर का रेट रिलेट्स टू अ सर्कमस्टांसेस दैट अरोज, इसलिए एडजस्ट तो कभी भी नहीं करनी। ये हमने पढ़ा हुआ है। ये बात गलत है। पता नहीं ट्रू फॉल्स पूछ रहे क्या चीज। अच्छा ठहर जो ना, एडजस्ट द फॉरेन एक्सचेंज ईयर एंड बैलेंसेस टू रिफ्लेक्ट ऑल एबनॉर्मल फ्लक्चुएशंस। ऑल का मतलब है मेरे लिए अच्छी वाली भी और बुरी वाली, सॉरी बुरी वाली भी और अच्छी वाली भी नहीं, ये बात भी गलत है। डिस्क्लोज कर दें पोस्ट बैलेंस शीट। अच्छा इस सर्चे को ना पोस्ट बैलेंस शीट कहते हैं। डिस्क्लोज कर दें पोस्ट बैलेंस शीट इवेंट इन द नोट्स एज नॉन एडजस्टिंग इवेंट इफ मटेरियल। लेकिन ये बात आप एमसीक्यू में डाल नहीं सकते थे, मजबूरन ये ऑप्शन टिक करके आनी थी। ये कैप की ब्लंडर है, इस तरह की अंग्रेजी लिखी है। इफ मटेरियल लिखना चाहिए उसे। एक मिनट, इफ मटेरियल लिखना चाहिए अगर मटेरियल है। और अगर आप कह रहे हो कि सवाल ने एडवर्स एबनॉर्मल का लफ्ज़ लिख दिया है और एबनॉर्मल से मुराद मैं ले रहा हूं ये मटेरियल है, तो शायद फिर ये बात भी आपकी चल सकती है पेपर में। ये गुजारा भी चल सकता है कि एबनॉर्मल से मुराद है बहुत मटेरियल फिगर्स चेंज हुई हैं। इग्नोर तो नहीं करना। इग्नोर। अब ऑप्शन सी और डी में से कोई एक टिक करनी थी। आई एल शुड। अब सी और डी दोनों तो नहीं हम टिक कर सकते। कोई ऐसा तो नहीं पूछा हो कि डिस्क्लोज भी कर दो इग्नोर भी कर दो। ये तो कोई जवाब नहीं होगा, या डिस्क्लोज करो या इग्नोर करो। तो ऐसी सूरत में मेरे ख्याल से बेहतर यही था कि एबनॉर्मल के लफ्ज़ को आप समझ लेते कि ये मटीरियल चेंज है, तो इसे हम डिस्क्लोज कर दें। और इग्नोर तब किया जा सकता है जब इममटीरियल हो तो आप इग्नोर भी कर सकते हैं क्योंकि नॉन एडजस्टिंग है ना। लेकिन सी टिक कर दें। जी भाई, साइनिंग ऑफ नॉन कैंसिलेबल कॉन्ट्रैक्ट इन सितंबर टू सप्लाई गुड्स इन द फॉलोइंग ईयर ऑन विच ड्यू टू अ प्राइसिंग एरर अ लॉस विल बी मेड। प्राइसिंग एरर क्या हुई होगी? हमने सोचा है कि हमने जो है वो किसी को चीज़ें बेचनी है 20 रुपये की। जब हमने सिस्टम में चेकिंग की तो वो चीज़ें 18 उनकी कॉस्ट थी, लेकिन बाद में जब देखा सिस्टम में एरर थी, 18 नहीं उनकी कॉस्ट थी, वो थी 25 रुपये की बननी थी, 20 की बिकनी थी। लेकिन अब मैं कॉन्ट्रैक्ट करके फंस गया हूँ। मैं उसको ये नहीं कह सकता कि मेरे सिस्टम में एरर आई थी। वो कहेगा भाईजान आपके सिस्टम में एरर अपनी जगह। किसी बच्चे ने ऑनलाइन में एडमिशन ले लिया, कम फीस पे की, सिस्टम ने उसको एडमिशन दे दिया। अब सिस्टम ने उसको एडमिशन दे दिया, अब वो कहे जी सिस्टम ने एडमिशन दे दिया, कॉलेज वाले कहें ज़्यादा फीस दो, वो कहे जी आपके सिस्टम का मसला है, मुझे जब उस फीस के ऊपर एडमिशन मिल गया तो बात खत्म। तो अब हमारी एंटिटी ने क्या किया है? हमारी एंटिटी ने एक नॉन कैंसिलेबल कॉन्ट्रैक्ट किया है जिसमें हमारी गलती की वजह से फ्यूचर में हमें लॉस आना है। क्या कस्टमर इस गलती को मानेगा और कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने देगा? कभी नहीं मानेगा। तो इसलिए ये ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, इसकी प्रोविजन बनाएंगे। कॉस्ट ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन विच वॉज अप्रूव्ड बाय बोर्ड इन अगस्त बट हैज नॉट येट इंप्लीमेंटेड। कम्युनिकेट नहीं हुई तो इग्नोर करें, नो प्रोविजन। एन अमाउंट ऑफ डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी रिलेटिंग टू गेन। अभी 4 का गेन था और 1 रुपये की डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी ऑन पीपी। टीएल हैज़ नो इंटेंशन ऑफ सेलिंग, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सवाल यह है कि लाइबिलिटी है या नहीं। इज इट अ लाइबिलिटी? यस, डीटीएल लाइबिलिटी है। इस लाइबिलिटी का नाम है डीटीएल। पॉइंट डी, द बैलेंस ऑन द वारंटी प्रोविजन विच रिलेटेड टू प्रोडक्ट्स विच देयर आर नो क्लेम्स। अभी तक वारंटी के क्लेम्स नहीं आए हुए, और अगर आ भी जाएं तो हम कस्टमर को ये कहेंगे आपका वारंटी पीरियड एक्सपायर हो गया है। अब हम लाइबल फील करें तो ईयर एंड के ऊपर अगर वारंटीज एक्सपायर हो चुकी हैं तो आप लाइबल फील करें? नो। तो 2 लाइबिलिटीज बुक होंगी, ए वाली और ये। बहुत अच्छे सवाल होते हैं जिनमें पूछते हैं विच टू, इसमें तुक्के भी लग जाते होते हैं। 1-2 समझ आ जाए तो बाकी फिर बंदा खुद ही टिक करके आ जाता है। प्रोविजन शुड बी मेड फॉर बोथ कंस्ट्रक्टिव एंड लीगल ऑब्लिगेशन। डिस्काउंटिंग मे बी यूज्ड व्हेन एस्टिमेटिंग द अमाउंट ऑफ प्रोविजन। जी बिल्कुल। डिसमेंटलिंग की प्रोविजन के लिए डिस्काउंटिंग करते थे हम, मुझे याद है। डिस्काउंटिंग मे बी यूज्ड। A restructuring provision must include the estimated cost of retraining. गलत। A restructuring provision may only be made when a company has detailed plan, बिल्कुल, and has communicated. ये बात भी सही है। A company has a policy of cleaning up, constructive obligation. A company is leasing an office building for which it has no further use.
However, it is tied into the lease for another year. Onerous contract. A company is closing down a division. Board has prepared plan which have been communicated. Constructive obligation. Constructive obligation. A company has acquired a machine which requires major overhaul 3 years. 3 साल बाद ओवरऑल करना होता है और ओवरऑल की कॉस्ट जो है वो अंदाजन 12 लाख है. 3 साल बाद ओवरऑल करना होता है. फ्यूचर रिपेयर की लाइबिलिटी रिकॉर्ड नहीं होती. हम रिपेयर किए बगैर बिजनेस बंद कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं. ओके, हो गए, सारे हो गए. अच्छा, IS-28 ऐसे ही मैंने लिख दिया था, तो एक दो बरकत के लिए करके इसको ख़त्म करें. IS-28 जी. एक मिनट बस मुझे दे दो, मैं ये क्लोज कर लूँ फिर देता हूँ. MCQ नंबर 4 पेज 215. Answer Limited has held 90% subsidiary Fine Limited for many years, and 3 months before the year end it acquired a 40% associate ISAC Limited. तीनों की क्या आ रही है? सेल. Calculate the sale figure to be appear in balance sheet. एसोसिएट की सेल काट दें. और नहीं 3 महीने का इसमें कुछ नहीं करना. 3 महीने का पता कब करते हैं? जब वर्किंग 5.1 होती और वर्किंग 5.1 में आप 3 महीने के प्रॉफिट अपने बनाते. बस मेरे ख्याल से तो सेल काट ही देते हैं. आपको याद है तीनों की सेल आ रही होती थी. अच्छा, फाइन की सेल पे छुरी चलानी है या नहीं, अब ये देख लेते हैं. एसोसिएट की क्या आती है? सेल आती है. कॉस्ट ऑफ सेल आती है? नहीं. एसोसिएट की ना सेल आती है, ना कॉस्ट ऑफ सेल, ना एडमिन एक्सपेंसेस, ना और कोई चीज़ें. एसोसिएट का यार ये कोई ऐसा सवाल देख लेते हैं ना. ये जो देखें जो हम सवाल करते थे, P&L का कोई सवाल, ये अब ये सारे काट देते थे ना हम. एसोसिएट का टैक्स भी काट देते हैं. एसोसिएट की सेल को क्या करते हैं? जमा करते हैं. नहीं, इसकी सेल जमा इसकी 9/12 या 3/12 या 4/12 ये करते हैं. तो इसमें ज़रा देख लेते हैं सब्सिडरी को कब खरीदा है. इसमें कोई बड़ा बुढ़ा ना हो. सब्सिडरी को कब खरीदा है? काफ़ी साल पहले. तो बस ठीक है, इन दोनों को जमा कर देंगे. ये हमारी सेल होगी. और कोई बोंगी नहीं मारनी कि सेल पे परसेंटेजेस लगा रहे हों. वो नीचे एट्रीब्यूशंस अलग हैं. सवाल है कैलकुलेट सेल टू अपीयर इन CSO. वो दोनों को बस जमा कर देना आपने. 360 270 बस जवाब आ जाएगा आपका. अच्छा, इसके बाद व्हाट शुड बी शोन एज अ टैक्स इन बैलेंस शीट. बैलेंस शीट में टैक्स, सॉरी P&L में टैक्स कितना नजर आए? Naima owns 70% shares of Faiza and 30% of Farhan. Tax of each company is 80. तीनों का 80 है. नहीं, 80, 64 और 48. इसका 48 काट दें और 80 और 64 को. खुदा के लिए कोई परसेंटेज ना लगाइएगा. सब्सिडरी के अंदर एंड पे एट्रीब्यूशंस होती हैं. वो एट्रीब्यूशन वाली वर्किंग्स में परसेंटेज लगती हैं. सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, टैक्सेस पूरे ऐड होते हैं. तो याद रखिएगा, पूरे ऐड होंगे ना. याद है ना, टैक्स इसका जमा इसका टैक्स पूरा ऐड हो जाएगा. वो एंड पे जाके एट्रीब्यूशंस होती हैं. एट्रीब्यूशंस तो पूछ ही नहीं रहा आपसे. तो जवाब आएगा 80 + 64. ओके. बेस्ट लिमिटेड हैज 60%. बेस्ट लिमिटेड हैज 60% सब्सिडरी. बेटर लिमिटेड एंड 40% गुड लिमिटेड. द 3 कंपनीज हैव पैट ऑफ 150. 3 कंपनीज हैव पैट ऑफ 150. ये मजा आएगा. कैलकुलेट PAT that will be shown in consolidated statement of comprehensive income. Calculate PAT that will be shown in consolidated statement of comprehensive income. अच्छा जी, S का प्रॉफिट बताएं. 150. 5.1. ए का प्रॉफिट साथ परसेंटेज इस टॉपिक में 150 इंटू 60. ए का प्रॉफिट. कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम. सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, खर्चे, पैट. ए का प्रॉफिट, ए का पैट, एस का 150. पीबीटी से पहले एक चीज आई होगी बबलू. पीबीटी से पहले एक चीज आई होगी. पीस शेयर ऑफ कितना?
60, तो 150 जमा 150 जमा इज इक्वल टू 360 इसका जवाब है। वो दीवाना है और मस्ताना है जो बंदा ये कह रहा है कि इसको CRE NCI करें। ये एट्रीब्यूशंस में होगा बाद में, पैट के नीचे पैट टोटल हो जाएगा, फिर आगे एट्रीब्यूशंस होंगी एट्रीब्यूटेबल टू। मुझे अच्छी तरह पता है कि इधर P की सारी सेल कॉस्ट ऑफ सेल में लिखता था, इधर देखें आप छोड़ें जरा लिखना, इधर P की सारी सेल कॉस्ट ऑफ सेल लिखता था, अकल लगाएं, इधर P का पूरा पैट ऑटोमेटिकली आ जाता होगा। इधर S की सारी सेल कॉस्ट ऑफ सेल लिखता था बगैर कोई परसेंटेज लगाए और छुरी चलाता था बहरहाल। इधर S की सारी सेल लिखता था, सारी कॉस्ट, मेरा कंट्रोल होता है ना पूरी पे, और यहां आ जाती थी पूरी 150 और इसका थोड़ा सा हिस्सा डाल के इधर आता था। अब मैं आपसे पूछा करता था बताएं इसमें क्या पड़ा है, आप देख के कहते थे P का पूरा पैट, फिर आप देख के कहते थे S का पूरा पैट, फिर आप कहते थे A में हमारा, इसमें फिर हम डबल अंडरलाइन लगा के एट्रीब्यूशन की वर्किंग नीचे करते थे। वो अगर आपने करवानी है मेरे से वो करवा लें, वो फिर मैं यहां NCI वगैरह निकाल दूंगा आपको। लेकिन मेरा सवाल अभी कुछ और है, कैलकुलेट पैट दैट विल बी शोन इन P&L। पैट जो P&L में शो होगा वो क्या होगा? दैट वाज द ओनली इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इन IS 28, जो भी हमने 3 पढ़े हैं, ये सबसे इंटरेस्टिंग था। परसेंटेज कब लगानी होती है? ये वाली फिगर कहाँ यूज करनी है? चले छोड़ें यार सारी, ये फिगर्स कहाँ यूज करनी होती है? ये फिगर आपको याद है एट्रीब्यूशन में लिखते थे वर्किंग 5 PNC, ये फिगर आप निकाल लें लेकिन नीचे वर्किंग 5 में जानी है, इसके यहां तक कुछ नहीं करना। ओके, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम एंड इट्स रियली अजीब, सो प्लीज क्लोज द थिंग्स। चलो बंद करो यार। हाँ जी, नोट कर लें।